नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर सदन के पटल पर प्रदेश का बजट पेश किया और बजट को सभी वर्गों के हित में बताया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1,83,950 रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 11.6% ज्यादा है। इस बजट में राहत की बात यह भी रही कि सरकार ने किसी तरह का कोई नया टैक्स लागू नहीं किया, जिससे व्यापारी वर्ग में भी खुशी देखने को मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ वृद्धा पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं ने बजट का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष को बजट रास नहीं आया। हालांकि यह बजट जनता के लिए है, तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जनता को यह बजट कितना भाता है। इस सरकार का मेरा लगातार चौथा बजट और अमृतकाल की वेला में पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में और हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा है। विगत वर्षों में सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। तो बजट की बड़ी बात है, आपको बता दें, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। वहीं 1 अप्रैल से 2,750 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिक सेवा योजना की जाएगी शुरू। इस पूरे मामले पर, पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विजय कौशिक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नलिन हुड्डा जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना पोपली जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि बजट पेश हो चुका है और ऐसे में सरकार ने इसे बेहद ही संतुलित और आम जनता के लिए बजट बताया, लेकिन आम जनता कितनी खुश है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वंदना जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि जो आज जो बजट प्रेजेंट किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री, तो ये वर्तमान के साथ साथ भविष्य की संभावना को भी लेकर चले हैं। वर्तमान में जो चीजों की आवश्यकता है, जो लगता है कि प्रमुखता से लेकर जानी चाहिए, सभी वर्गों की बात हो, महिलाओं की हो, उद्यमियों की हो, व्यापारियों की हो, युवा की हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता रहे। सभी वर्गों को साथ लेकर इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। और जहां तक मैं अगर बात करूं, भविष्य में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हमें आवश्यकता रहेगी, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, पानी को लेकर हो, प्राकृतिक खेती को लेकर हो, तो सभी के बारे में जिस प्रकार से सोचा गया है, तो मैं ये मानती हूँ कि अमृतकाल का पहला बजट बहुत ही संतुलित बजट था। हम कठिन निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हो, तो रेवड़ियां बांटने की बजाय एक संतुलित बजट प्रेजेंट किया गया है। बजट में मैं ये मानती हूँ कि अगर जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, उतने रिसोर्सेज को हम किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। उसको मैनेज करा है और सबके लिए सब कुछ है, और एक विकास की तरफ बढ़ता हुआ एक ऐसा बजट है जो
पूरे हरियाणा को लगातार विकास की तरफ लेकर जाएगा, जिस विकास पे वो ऑलरेडी चल रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ग को कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। हमने जो, अगर मैं बात करूं कि जो डेवलपमेंट वर्क है या स्ट्रक्चरल वर्क है, उस पे हमने अपना जो बजट है वो उसको बढ़ाए रखा है। बाकी अगर मैं स्टेट्स को कंपैरिजन करूं कि बाकी स्टेट के कंपैरिजन में हमारा तकरीबन 31.3% है जो हमने पूंजीगत व्यय पे रखा है। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो सर्टेनली लोगों की इनकम बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी और वो सब पर पूरे हरियाणा पे एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। तो चाहे उसमें आप ट्रेन की बात कर लीजिए या रोड्स की बात कर लीजिए या नर्सिंग कॉलेजेस की बात कर लीजिए, तो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा होगी। मुझे याद है तकरीबन 10% हुआ करती थी कांग्रेस के समय में, उसको हम 31.3% पर लेकर आए हैं। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है उसको भी हमने दुगने से ज्यादा करने का काम किया है और हमारा जो बजट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और हमारा जो कर्ज, जिस ये प्रश्न उठाते हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो हमारी जो लिमिट है उसके अंदर है। जबकि जब इनकी सरकार पंजाब में थी तब ये 5 बार लिमिट से बाहर गए। पंजाब में अभी भी लिमिट से बाहर है, हरियाणा में भी लिमिट से बाहर गए जब इनकी सरकार थी, लेकिन हम लगातार अपनी लिमिट में बने हुए हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जो ये समावेशी बजट लेकर आए हैं वो सभी वर्गों के हित में है। ठीक है वंदना जी, लौटूंगे आपके पास। नलिन हुड्डा जी, जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नलिन जी, बजट पेश हो चुका है, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता ने भी बताया और मैं इस बात से सहमत हूं कि बजट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं वो जरूर देखने को मिलता है और एक बड़ा ही इलैबोरेट बजट जो अक्रॉस द आइल जितने भी जो हमारे सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, रूरल हो, सबको ही बड़ा ऑप्टिमम तरीके से वहां पर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करी गई है। मेडिकल में जैसे 700 बेड का जो हॉस्पिटल है वो गुरुग्राम में बनाया जाएगा, 100 बेड के जो ईएसआई हॉस्पिटल्स बनाने की जो घोषणा की गई। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल बजट है वहां पर कहा गया कि 65,000 जो हम युवाओं के लिए जो प्राइवेट रोजगार क्रिएट करने का काम करेंगे उसके लिए बजट को डबल करा गया। 10 ऐसे सेक्टर्स हैं और 10 ऐसे शहर हैं जिनको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़, तो ये एक बड़ा ही मेजर बेनिफिट है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में प्रदेश को बहुत बेनिफिट इस बजट से होने वाला है। वहीं इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा सपोर्ट है, जो टैक्सेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे गए और कोई भी नया टैक्स लेवी नहीं करा गया किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर। खिलाड़ियों की बात होती है, खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में सोनीपत जिले के अंदर घोषित की गई 1100 स्पोर्ट्स नर्सरीज। आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि आने वाले समय में हरियाणा को ये खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मोटिवेशनल एक स्टेप साबित होगा। और उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देना, हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, तो इस तरह की अनेकों ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बड़े ही एक प्लान्ड तरीके से हमारी जो बीजेपी जेजेपी की जो सरकार है उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा बजट प्लान करके, और जैसे मैं कहूँ कि जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसका एक तो 2 लाख से जो क्राइटेरिया था वो बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया और उसके बाद जो 250 रुपए की जो उसमें वृद्धि करी है वो भी एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एक फ्लैगशिप जो है वो स्टेप है सरकार का। तो ऐसे कितने ही मैं पॉइंट्स के ऊपर बात कर लूँ इस इलैबोरेट बजट के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी यूटिलाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज की रखी गई है इसमें। ठीक है नलिन जी, लौटूंगे आपके पास। है विजय कौशिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका रुख करूंगी, बजट पेश हो चुका है, आपका क्या कहना है, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता वंदना पोखली जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि बहन ने कहा है कि भाई हरियाणा सरकार रेवड़ी बांटने में विश्वास नहीं रखती, जबकि केंद्र सरकार तो वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन परिस्थितियों में जो केंद्र सरकार रेवड़ी बांट रही है कथित रूप से, उनकी पोल उसको कटघरे में खड़ा करना हमारी बहन ने अच्छे से किया है। बहरहाल हरियाणा सरकार के जो बजट है, ये जो कहते हैं कि 11% बढ़ाया है, ये किया है, वो किया है, तो मैं ये कहूंगा जब देना ही किसी को कुछ नहीं है तो आप इसे 10 लाख करोड़ का भी कह सकते थे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आप मुझे बताइए, सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, जो मौजूदा चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको लेकर जनता उंगली उठा रही है कि किस तरह से सरकारी अस्पताल बद इंतजामी के शिकार हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं दवाई नहीं मिलती, यहाँ तक कि सरकारी जो अस्पतालों में प्राइवेट
सेक्टर के लोगों से हाथ मिलाकर एक तरीके से उसे भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामियां में है। इसके अलावा अरावली की श्रृंखलाओं को लेकर इनका कोई जवाब नहीं। किस तरह से वहां बड़े पैमाने पर खनन, अवैध निर्माण, ये वो पूरी तरह से हरियाणा को बर्बाद किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसान जो है हम उससे जैविक खेती की तरफ प्रेरित करेंगे। अरे भाई, जो खेती किसानी की जगह है उस पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तैयार करा रहे हैं, अवैध कॉलोनियां कटवा रहे हैं, यमुना तक माफिया ने कब्जा कर करके बेच दी, पहाड़ों में भी कब्जे कर करके बेचे जा रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में आने वाले समय में हरियाणा की एग्रीकल्चर का भविष्य क्या होगा? अगर इसी हिसाब से ये जो इनके साथ माफिया का तालमेल रहा, जो पिछले इनके मुद्दे थे, घोटाले थे, उनकी आज तक जांच के नाम पर ये लोग कुछ नहीं निकाल पाए हैं। जो इनकी गठबंधन सरकार ने बहुत इनाम का काम किया था, कोरोना पीरियड में अवैध रूप से शराब की सप्लाई पूरे हरियाणा में कराई, जो सरकारी गोदाम की दीवार तोड़वाकर वो शराब कहाँ गायब हो गई, जिसकी जांच के नाम पर बनाई गई कमेटी का आज तक कोई अता पता नहीं है। तो घोटालों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। जब हमने वृद्धों को पेंशन देनी शुरू की थी तो उसका अर्थ ये था कि पेंशन न होकर ये सम्मान निधि है उनके लिए। ये हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन बीत गया देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए काम करते हुए। हम उनको पेंशन नहीं दे रहे, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये कहते थे आएंगे, आते ही सबसे पहले 5100 रुपए हम ये सम्मान भत्ते को कर देंगे। कहाँ गए वो सब जुमले, वादे? और तो और बुजुर्गों की पेंशन काटने का इन्होंने बहुत बढ़िया तरीका चुना है कि परिवार पहचान पत्र में उसको लिंक कर दिया। अब बड़े पैमाने पर बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। ये केंद्र से लेकर हरियाणा तक हर तरफ इनके जुमले मेरी तो समझ से बाहर है। एक तरफ केंद्र सरकार कोरोना की आड़ लेकर बुजुर्गों की यात्रा को खत्म कर देती है कि भाई अब उनको ट्रेनों में कोई रियायत नहीं मिलेगी, और हरियाणा सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि जी हम बुजुर्गों को जो है बसों में रियायत देंगे। अरे भैया, सबसे बड़ी बात यह है, बुजुर्ग जो रेलवे में सफर करते थे आज उनकी पीठ में केंद्र सरकार ने छुरा घोंपा है। और हरियाणा सरकार ये एक तरफ कह रही है कि रेवड़ियां बंद कर रही है, तो फिर इसे क्या कहेगी हरियाणा सरकार? तो ये जो है एक तरफ तो उनकी पेंशन खत्म कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम बुजुर्गों को ये दे रहे हैं। ये किसी को कुछ नहीं दे रहे। हर मोर्चे पर ये विफल सरकार है, चुनावी ड्रामा है और कुछ नहीं है। नए टैक्सों की मार हरियाणा की जनता के ऊपर ये बढ़ाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लोगों की घरों को सील कर रहे हैं, दुकानों को सील कर रहे हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, लौटूंगी आपके पास। वंदना पोपली जी, तमाम आरोप लगाए गए विजय कौशिक जी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है आजकल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको कुछ एक पॉइंट्स रटवा दिए जाते हैं। डिबेट नहीं देखते किस बात पर है, बजट पर डिबेट है और इनके प्रश्न क्या है आप खुद ही देख लीजिए। मुझे लगता है देश प्रदेश की जनता देख रही है कि आप पूछ क्या रहे हैं। कुछ तो सोचिए, आप कहाँ पर बैठे हैं, विषय क्या है। लेकिन आपको बोलना जरूर है। लेकिन एक चीज और, सबसे पहले आपने कहा कि वंदना जी कह रही है कि केंद्र सरकार रेवड़ियां बांट रही है। मैंने दोनों सरकारों के लिए कहा कि हम रेवड़ियां बांटने का काम नहीं करते हैं, वो काम आप करते हैं। आप कहते हैं सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मैं कह रही हूँ सरकारी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। दो स्कूल एक ही बिल्डिंग में है, दोनों के अलग हेड हैं, अलग पीटीआई हैं, उनको मर्ज करके एक हेड एक पीटीआई वहां रखकर दूसरे पीटीआई को वहां पर रखा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये यहाँ पर कहते हैं कि खेती की जमीन मल्टी स्टोरी दी जा रही है। मुझे लगता है विजय कौशिक जी, सोच तो लीजिए बोल क्या रहे हैं। किसानों की जमीन खाने वाले आज हम पे प्रश्न उठाते हैं। 7 करोड़ में डीएलएफ ने जमीन दी रॉबर्ट वाड्रा को, और वो भी किस पर? 7 करोड़ भी उधार किसने दिए? डीएलएफ ने दिए। और उसके बाद 58 करोड़ में अरे सुन ले भैया, बीच में सुन लो, बीच में ना बोलो तो सुन लो। 58 करोड़ में वही जमीन जो है डीएलएफ को बेच दी जाती है। तो बैठे बिठाए जो इतना मुनाफा कमाया था किसानों की जमीनों का, वो सबको पता है। जरूर समय लग रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है, न्याय सिस्टम थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बचोगे नहीं। इस चीज का ध्यान रख लेना। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमने जब वृद्धों की पेंशन देनी शुरू करी, अरे आपको पता ही नहीं है, आपने भी वृद्धों को पेंशन देना आपने शुरू किया था, आपको पता तो होना चाहिए। बोल क्यों रहे हैं? और ये 1,20,000 की क्या हुड्डा साहब लगा कर गए थे, जब कहेंगे तब नोटिफिकेशन दे दूंगी। ये 2013 की नोटिफिकेशन है कि 1,20,000 से नीचे जिसकी इनकम है उसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। हमने उस 1,20,000 को 1,80,000 बनाने का काम किया। और जहां तक ये बात है, मैं अभी आपको कहते हैं कि रट्टा मारकर आते हैं, कुछ नहीं बोलना है। बजट प्रेजेंट होने से पहले हुड्डा साहब क्या कहते हैं? कहते हैं हम बजट का विरोध करेंगे। अरे बजट तो अभी आया ही नहीं था।
इनकी पहले से प्लानिंग थी कि हम बैठ कर क्या प्लान कर रहे हैं कि हम बजट का किस तरह से विरोध करेंगे, और जब इनसे पूछा जाता है कि आप सुझाव दो, सुझाव नहीं देंगे, सीधा के सीधा सदन से भाग जाएंगे। पिछली बार एक एक विधायक का नाम पढ़कर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसने क्या सुझाव दिया, सुझाव इनके पास देने को होता नहीं है। अब बता दीजिए, जब आपसे बजट के लिए पूछा जाए आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन सही रास्ते पे नहीं आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है इससे बेहतर बजट जो है आप नहीं बना सकते। ठीक है वंदना जी, लौटूंगा आपके पास। नलिन जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि विजय कौशिक जी को सुना था आपने, और ऐसे में सरकार पर कई आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए, साथ ही कहा गया कि सरकार के बजट से कुछ नहीं हो रहा बल्कि कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या रिएक्शन है आपका, क्या जवाब देंगे आप? जी, मैं समझता हूँ कि विजय भाई वैसे तो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल आंकड़े हैं और जो तथ्य हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। थोड़े से सवाल मुझे अटपटे लगे, एक तो ऑफ द ट्रैक लगे, क्योंकि बजट रिलेटेड कोई मेरे ख्याल से शायद उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी करी नहीं, इसलिए उनके पास कोई सवाल था नहीं करने के लिए। एक उन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी, उन्होंने कहा कि खेतों की जमीन पर अवैध कॉलोनी कटवाई जा रही है। मैं इनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इनको दुरुस्त करवा दूं, हरियाणा के अंदर किसी अवैध कॉलोनी की अगर आप सोर्स पता लगाएंगे तो आप जान लेंगे कि वो कांग्रेस के टाइम पर इस्टेब्लिश हुई हुई कॉलोनी है। इस सरकार के अंदर आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने वो फैसला लिया कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई भी अगर एग्रीकल्चर जमीन को यूज करके गलत तरीके से अवैध कॉलोनी काट रहा है तो उसकी रजिस्ट्रियां होने पर अंकुश लगाया गया। तो सबसे पहले विजय भाई को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके आंकड़े दुरुस्त नहीं है। फिर उन्होंने पुरानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात करी, ये इनको भी पता होना चाहिए। अभी परसों भी भूपेंद्र हुड्डा जी विधानसभा में इस मुद्दे को उठा रहे थे, और फिर उनको अपनी बात वापस लेनी पड़ी जब उनको याद दिलाया गया कि ये उन्हीं की सरकार का टेन्योर था जब ये पेंशन खत्म करी गई थी। और ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन से शायद विधानसभा की प्रोसीडिंग्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ा सा अनइन्फॉर्म्ड है। जी ठीक है नलिन जी, आप लौटूंगे आपके पास। विजय कौशिक जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए बजट पर आप का रिएक्शन हमने सुना, आलोचना करना सही बात है, लेकिन देखिए सरकार की तरफ से सुझाव भी मांगे गए थे। तो जब सुझाव मांगे गए तो क्या कांग्रेस की तरफ से सुझाव दिया गया था? और इसके साथ ही एक और सवाल कि क्या इस बजट में वाकई में कुछ भी खास नहीं? देखिए, पहली बात तो कोई भी बजट जो भविष्य की परिकल्पना की योजनाएं हैं सही मायने में, तो इसलिए हम पिछले बजटों के हाल के बारे में बात करेंगे कि पिछले बजट जो पेश किए सरकार ने उन पर वो कितनी खरी उतरी। सरकार ने जैसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया, क्या यहाँ पर हजारों करोड़ के घोटाले नहीं हुए? क्या सरकार ने यहाँ के हजारों करोड़ों के घोटालों को स्वीकार नहीं किया? क्या उनमें मुकदमे दर्ज नहीं हुए? लेकिन रिकवरी के नाम पर सरकार ने क्या किया? 1 रुपए रिकवर नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो भाजपा के नेता इन्वॉल्व थे सबको छोड़ दिया गया, केवल चंद अफसरों को बलि का बकरा बनाकर सरकार ने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। सरकार ने कहा था कि फरीदाबाद को एक मदर यूनिट देंगे, मिली आज तक? कहने को विदेश यात्राएं तक करी है मनोहर लाल जी, लेकिन क्या कोई उद्योग ला पाए? हमने इनसे पूछा था, ये जो अरावली में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के चलते गरीबों को तो आपने उजाड़ने में देर नहीं लगाई, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के अवैध निर्माणों को क्यों छूट दे रखी है, क्यों शहर में रखी है? 1919 में PLP एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों को बचाने के लिए जी। उसमें भी संशोधन करके माफिया को फायदा पहुंचाने का काम खट्टर सरकार ने किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी। ये तो सब ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, क्या हरियाणा के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी, टैक्सों की मार नहीं बढ़ी? आप पिछले डाटा सरकार से निकलवा कर देख लीजिए कि आज से 7 साल पहले 8 साल पहले हाउस टैक्स की दर क्या थी और आज लोगों पर कितना हाउस टैक्स। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो लोग हाउस टैक्स नहीं जमा करा पाए, कोई तो मजबूरी रही होगी इस सरकार में। सरकार उनकी इकाइयों को सील कर धमकियां देकर ये जो गुंडा राज एक तरीके से सरकार ने कायम कर दिया है। अरे भाई, ये हरियाणा की जनता है, खाएंगे कमाएंगे, आपको टैक्स देंगे, जब आप लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। रोजगार कितना बढ़ा है ये तो ऑन रिकॉर्ड है, देश भर से लेकर प्रदेश तक में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है, महंगाई चरम पर है। हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, जब इनके DSP तक को रौन देते हैं खनन माफिया, और उन घोटालों में तो ये बात ही नहीं करते जो ऑन रिकॉर्ड है, जिनको इनकी सरकार खुद मानती है घोटाले हुए हैं। कहीं 200 करोड़ का सीवर का घोटाला सामने आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, और फिर भी ये कहते हैं कि ईमानदार है जी। अरे भाई, किस बात की ईमानदार है? ईमानदार हैं तो उन भ्रष्टाचारियों से, बेईमानों से वसूली क्यों नहीं हुई?
इनकी ही पार्टी के एक नेता जो है पकड़े जाते हैं, उनको क्लीन चिट दे देती है। विजय जी, इस बार के बजट में कोई भी टैक्स नहीं, कोई नया टैक्स नहीं लाया गया, मैं क्या ये ये कह ठीक रहा हूँ, नहीं है? जब पहले ही जनता की कमर तोड़ रखी है इन्होंने टैक्सों से, और इनडायरेक्ट वे में जो ये टैक्स लगाएंगे उसका जिम्मेवार कौन होगा? सबूत के तौर पर बताता हूँ, जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार से पूछा गया, भाई तुमने खर्चे तो दिखाए 48,000 करोड़ के, कमाई दिखाई 28,000 करोड़, 28 लाख करोड़ की, तो बीच के पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार ने कहा था विजय जी, बिल्कुल आप विपक्ष की भूमिका में, पर मेरा सवाल ये है कि जाहिर सी बात है आलोचना करना सही है, लेकिन क्या इस बार के बजट में कोई भी खास बात नहीं है? कुछ तो बात सही होगी। फिलहाल विजय जी लौटूंगे आपके पास। नलिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बजट रिलेटेड ये डिबेट थी, लेकिन बजट के संदर्भ में कोई बात ही नहीं हो रही। ये केवल और केवल जो हाइपोथेटिकल चीजें हैं, आज जो भी ये बात ये कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका उसको बैक करने के लिए कोई भी तथ्य नहीं होगा। आप इनकी बात दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए और उनको बोलिए कि एक एक के ऊपर आप तथ्य दीजिए। आज इन्होंने बात करी कुछ जगहों पे घोटालों की, उन घोटालों के ऊपर अगर कहीं कार्रवाई हो रही है, कहीं जांच हो रही है, तो वो सरकार के अंदर हो रही है। इनके समय में मतलब कांग्रेस और घोटाला तो पर्यायवाची शब्द हैं दोनों। ये कांग्रेस का जो साम्राज्य था एक टाइम पे हिंदुस्तान में, ये गया ही इनके बैक टू बैक घोटालों पे। इनको 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, क्या ये सब भूल गए हैं और ये घोटालों की बात करने वाले हो गए आज? कम से कम यहाँ पर कोई ऐसी डिसिप्लिनरी कमिटीज तो बनती हैं, एजेंसीज तो हैं जो उनके ऊपर जांच कर रही हैं और लोगों को उसके अंदर जो है वो बुक करा जा रहा है। इनके टाइम पे तो कहीं जांच ही नहीं हुई। बात करते हैं किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पे खरीद के, वो रॉबर्ट वाड्रा का केस हो गया, कभी कोई और केस हो गया, वो सब क्या किसी से छुपा हुआ है? आज तक वो CBI के समन्स इनको दिए जा रहे हैं इनके नेताओं को। तो ये मेरे ख्याल से ये घोटालों की बातें और ये जो कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उस तरीके का अपना पोर्ट्रेयल ना दिखाएं। अगर कोई तथ्य बजट रिलेटेड है तो उसके ऊपर बात रखें, उसके ऊपर हम लोग जवाब देंगे। कोई तथ्य के ऊपर बात ही नहीं रख रहे, सिर्फ हाइपोथेटिकल बातों के ऊपर इधर उधर की सब बातें, कहानियां। तो ये भाषण देने का प्लेटफॉर्म नहीं है सरकार, ये डिबेट है। अपनी डिबेट में कोई फैक्चुअल अगर बात है तो आप उस तरीके से रखें। ठीक है। वंदना जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि आज ये बजट पे कोई बात नहीं कर रहे, उसका एक बड़ा कारण भी है। मुझे 2 मिनट सोचने में लगा, लेकिन समझ आया कि बुराई कहाँ से निकाले। जब कोई चीज खराब ही नहीं है तो उसकी में बुराई कहाँ से निकालेंगे? तो अब बजट पे बोलेंगे कहाँ से? एक कारण ये भी हो सकता था कि शायद ये पढ़कर नहीं आए हो या बजट नहीं पता हो, लेकिन मुझे मालूम है विजय कौशिक जी पढ़ते तो हैं, लेकिन बजट पे कोई कमी नहीं है तो कमी कहाँ से निकालें? तो ये प्रश्न को इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे। अब इन्होंने बेरोजगारी पर एक बात कही, तो बेरोजगारी में मैं तो सब एक बात कहना चाहूंगी कि इनकी पार्टी का एक ही बेरोजगार है, उसको रोजगार दिलाने के लिए पूरी की पूरी पार्टी जो है जोर से लगी हुई है कि राहुल गांधी को किसी तरह से प्रधानमंत्री बना दो। कभी कहते हैं वो डुबकी लगा सकते हैं, कभी कहते हैं कि वो T-शर्ट में चल सकते हैं, कभी वो कहते हैं कि पैदल चल सकते हैं, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बना दो। तो मुझे लगता है कि इनके पास और कोई जवाब तो है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने महंगाई की बात करी, तो मैं ये मानती हूँ कि इनको देखना चाहिए बाकी के देशों में कितना बुरा हाल है इस समय कोरोना के बाद में। मैं पाकिस्तान और श्रीलंका की तो बात ही नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ यूरोपियन कंट्रीज की। उनके कंपैरेटिवली भी हम कितनी बेहतर स्थिति में हैं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके बाद पूरा का पूरा जो विश्व है वो दूरबीन लगाकर देख रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है। और ये कांग्रेस वाले बेचारे परेशान है कि इधर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हम धीरे धीरे से बढ़ते जा रहे हैं। बेचारे राहुल गांधी जी को भी इतना चला लिया, इतना कुछ कर लिया, इधर हुड्डा जी को सब कुछ हाथ में दे दिया, फिर भी इतना बुरा हाल हो रहा है। तो मुझे लगता है इसलिए इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि बजट में इनको कुछ ऐसा खराब बताने को है नहीं। ठीक है वंदना जी, लौटूंगे आपके पास। विजय कौशिक जी, सरकार को सुना आपने, वंदना जी को सुना आपने, उनका कहना है कि आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 2014 में इन्होंने जुमले छोड़े थे, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बोलना बाद में अमित शाह जी ने माना कि ये उनके चुनावी जुमले थे, ये उन्होंने झूठ बोला था। इसी तरीके से ये जो बजट है, ये बजट नहीं है, चुनावी जुमले हैं, इनकी सच्चाई आने में समय तो लगेगा। मैं कोई भविष्य देखता तो हम इनके भी अभी से बता दूं, लेकिन मैं इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर बता सकता हूं कि एक सरकार ने केवल झूठ बोलने का काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, उसको बर्बाद करने का काम किया है। अगर आज कांग्रेस सरकार होती तो मेट्रो जो है बल्लभगढ़ से आगे पलवल तक पहुंच गई होती, पलवल से शुरू हो गई होती।
ये जो हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट की बात है, निश्चित तौर पर उसे कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस ने ही किया है। इन्होंने तो केवल मुझे ये बता दीजिए कितने बिजली के प्लांट लगा दिए हरियाणा में, नेताजी के बाद को बिजली का प्लांट लगाया हो तो बताओ। यहाँ तक की जो प्लांट है उनमें भी जो उनकी सेटिंग है उसके चलते किस तरह का ड्रामा चल रहा है सब मालूम है। 8 साल में केवल जुमलों के अलावा हरियाणा के अंदर कुछ नहीं हुआ है और विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करना इनकी आदत है। 8 साल में क्या साबित कर पाए मुझे बताइए। 8 साल का काम समय कम नहीं होता, 9 साल का समय कम नहीं होता। ये केवल झूठ बोलते हैं। न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ है, न किसी भी क्षेत्र में। जनता दुखी है। ये खटारा सरकार है हरियाणा की और केंद्र सरकार, और ये दोनों ही डूबेंगी सरकारें निश्चित तौर पर। ठीक है विजय कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास। नलिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनकी एक बात पे रिबटल देना चाहूंगा। इन्होंने फिर गलत तथ्य इस्तेमाल किया कि पावर प्लांट के ऊपर कोई भी, थर्मल पावर प्लांट के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। विजय जी, आप अगर आज का बजट में बिल्कुल, आज अब मेरे को यकीन हो चुका है कि आपने बजट के ऊपर फिलहाल कोई सर्वे या कोई स्टडी नहीं की है। इसी बजट के अंदर 800 मेगावाट का प्लांट, जो 2 पुराने पानीपत के ये थर्मल पावर प्लांट थे, वो अगले 6 साल। ठीक है नलिन जी, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना पोपली जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट पेश हो चुका है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में ये बजट जनता को कितना लुभाता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।